एक गज दूध। जब शेख चिल्ली ने दूध वाले के पास जाकर कहा कि मुझे एक गज दूध चाहिए और उसकी इस बात पर गूंज उठा ठहाका। शेख चिल्ली का बचपन अजीबोगरीब वाकयात से भरा था। एक दिन शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, तुम या अब्बू मुझसे कोई काम नहीं कराते। सभी बच्चों के अम्मी अब्बू उनसे कोई न कोई काम कराते हैं। क्या मैं इतना नाकारा हूं कि तुम मुझे किसी काम के काबिल नहीं समझते? शेखू की बात सुन रशीदा बेगम चौंक पड़ी। अरे, यह बच्चा अभी से क्या काम करेगा? अभी तो खुद से बधना भर पानी ले नहीं सकता। मगर यह बात उन्होंने शेख चिल्ली पर प्रकट नहीं होने दी और उसे प्यार से सहलाते हुए बोली, ठीक है मेरे राजा बेटे, अब मैं तुमसे भी कोई न कोई काम कराती रहूंगी। माँ का दुलार पाकर शेख चिल्ली खुश हो गया और मदरसे से मिला सबक पूरा करने में लग गया। दूसरे दिन सुबह जब वह मदरसा जाने के लिए निकला तो देखा अम्मी दरवाजे पर फेरी वाले से कपड़े खरीद रही हैं। उसे पास से गुजरता देखकर अम्मी ने उसे आवाज दी, जरा इधर तो आना शेखू। शेख चिल्ली का भी मन था कि वह फेरी वाले के पास जाकर नए नए कपड़े देखे। अम्मी की पुकार सुनकर वह खुश हो गया और दौड़कर अम्मी के पास पहुंच गया। अम्मी ने उससे कहा, बेटे देख तो इनमें से कौन सा कपड़ा तुम्हें अच्छा लग रहा है। शेख चिल्ली ने एक बार रशीदा बेगम की तरफ खुश होकर देखा और फिर उसकी निगाहें फेरी वाले के कपड़ों पर दौड़ने लगीं और अंतत उसने लाल लाल छापों वाले कपड़े के थान पर अपनी अंगुली रख दी। अम्मी, यह रसीदा बेगम को भी लाल बूटों वाला वह कपड़ा पसंद आ गया और उसने फेरी वाले से कहा, भैया इसमें से एक गज निकाल दो। फेरी वाले ने अपने पास से एक फीता निकाला और कपड़े के किनारे पर उसे फैलाकर माप लिया और कैंची से कपड़ा काटकर रसीदा बेगम को थमा दिया। शेख चिल्ली के लिए माप का यह शब्द गज नया था और बाहें फैलाकर कपड़ा मापने का तरीका भी उसके लिए नया और दिलचस्प था। गज और हाथ फैलाकर माप लेना, ये दो बातें शेख चिल्ली के दिमाग में बैठ गईं। शाम शेख चिल्ली मदरसे से वापस आया। बस्ता रखकर हाथ मुंह धोया। तभी रसीदा बेगम ने उसे दुअन्नी थमाते हुए कहा, बेटा दौड़कर जाओ और कायने वाले हलवाई से 2 आने का दूध लेकर आओ। शेख चिल्ली ने मुट्ठी में दुअन्नी दबाई और दूध लेने के लिए एक बड़ा कटोरा चौके से लेकर दौड़कर हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। गांव के कई लोग उस हलवाई के पास खड़े थे। हलवाई अपने दोनों हाथ में एक एक मग पकड़े था और एक हाथ ऊपर करते हुए उससे गर्म दूध की धार गिराता और दूसरे हाथ को नीचे कर उस दूध की धार को मग में भर लेता। फिर भरे मग वाला हाथ ऊपर करता और खाली मग वाला हाथ नीचे। यह क्रिया वह बार बार यंत्रवत दोहरा रहा था। शेख चिल्ली के लिए यह दृश्य नया था। दूध ठंडा करने का यह तरीका उसके लिए नया था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह हलवाई क्या कर रहा है। फिर उसे सुबह की घटना याद हो आई। कपड़ा वाला भी तो इसी तरह कपड़े की लंबाई माप रहा था। उसने सोचा, यह दूध वाला जरूर दूध की लंबाई माप रहा है। ऐसा सोचकर वह गर्वित हुआ कि सही वक्त पर उसके दिमाग ने साथ दिया और वह यह समझने के काबिल हुआ कि दूध वाला क्या कर रहा है। शेख चिल्ली को अपने पास देर से टकटकी लगाए खड़ा देखकर हलवाई ने पहले सोचा कि यह किसी ग्राहक के साथ आया होगा, लेकिन जब पहले से खड़े ग्राहक दूध लेकर लौट गए तब भी शेख चिल्ली को वहीं खड़ा देख हलवाई ने पूछा, ऐ लड़के, तुम्हें क्या चाहिए? शेख चिल्ली की तंद्रा टूटी और उसने कहा, दूध। कितना दूध चाहिए? हलवाई ने शेख चिल्ली से पूछा। अम्मी ने तो बताया नहीं था कि कितना दूध लेना है। फिर भी अक्ल पर जोर डालते हुए उसने कहा, 1 गज दूध दे दो। हलवाई और उसकी दुकान पर खड़े लोगों ने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो ठहाका मारकर हंस पड़े। शेख चिल्ली समझ नहीं पा रहा था कि लोग हंस क्यों रहे हैं, लेकिन हलवाई समझ गया था कि शेख चिल्ली दूध की माप नहीं जानता,
इसलिए उसने शेख चिल्ली से पूछा, क्यों बेटे, पैसे लाए हो? हाँ, शेख चिल्ली ने कहा और दुअन्नी हलवाई को थमा दी। हलवाई ने उसके कटोरे में 2 आने का दूध डाल दिया। जब शेख चिल्ली दूध लेकर घर की ओर चलने लगा, तब उसके बढ़ते ही एक ग्राहक ने दुकानदार से जोर से कहा, देना भैया, मुझे भी 1 गज दूध। और फिर संवेद ठहाके की गूंज शेख चिल्ली के कानों से टकराई। घोड़ी की सवारी। जब लोगों के फिक्रों और मशवरों से आजिज आकर शेख चिल्ली ने अपनी घोड़ी को त्याग दिया और पैदल ही सफर तय करने लगा। शेख चिल्ली प्राय सोचता था कि यदि उसके पास पैसे होंगे तब वह भी अपने लिए घोड़ा खरीदेगा। कुछ पैसे बचाने के बाद उसने अपनी पत्नी रजिया बेगम को अपनी दिली तमन्ना बताई तो रजिया भी यह सुनकर खुशी से मचल उठी। पत्नी से बढ़ावा मिलने पर शेख चिल्ली पैसे लेकर घोड़ा खरीदने चल पड़ा। मगर उसके पास जितने पैसे थे उतने में एक बीमार सी घोड़ी ही मिल पाई। वह घोड़ी लेकर घर आया। घोड़ी देखकर अम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, मगर यह घोड़ी तो बीमार सी दिखती है। इसे भरपूर खाना खिलाना होगा। कुछ दिन लगेंगे, घोड़ी ठीक दिखने लगेगी। 1 सप्ताह बीता। रजिया बेगम एक दिन सुबह सुबह शेख चिल्ली से मायके जाने की मनुहार करने लगी। शेख चिल्ली मान गया। उसने कहा, अपनी घोड़ी अभी कमजोर है। ऐसा करो, कुछ दूर तुम पैदल चलो, फिर कुछ दूर मैं पैदल चलूंगा। इस तरह घोड़ी पर एक आदमी का बोझ ही रहेगा। इस तरह पहली बार अपनी घोड़ी के साथ शेख चिल्ली की ससुराल यात्रा आरंभ हुई। शेख चिल्ली घोड़ी पर सवार था और बेगम पैदल। रास्ते में एक आदमी ने कहा, अरे कैसे बेदीद इंसान हो तुम। बेचारी औरत पैदल चल रही है और तुम घोड़ी पर लदे हो। कुछ तो शर्म करो। उस आदमी की बात सुनकर शेख चिल्ली पानी पानी हो गया और तुरंत घोड़ी से उतर गया। उसने बेगम से कहा, बेगम, तुम घोड़ी पर बैठो, मैं पैदल चलता हूँ। रजिया बेगम के घायड़ी पर सवार होते ही दोनों आगे बढ़े। कोई 1 कोस चलने के बाद रास्ते में फिर एक आदमी अपने साथ चल रहे दूसरे आदमी को कोहनी मारते हुए बोला, देख इस जोरू के गुलाम को। बीवी को घोड़ी पर बैठाकर खुद पैदल चल रहा है। कुछ देर सोचने के बाद शेख चिल्ली ने घोड़ी रोकी और खुद भी उस घोड़ी पर बैठ गया। घोड़ी अपनी मरियल चाल से बढ़ने लगी। कुछ दूर पर एक और आदमी ने यह दृश्य देखकर धिक्कारा, अरे कितने निर्दयी हो तुम लोग, इस बीमार घोड़ी पर दोनों चढ़े हो। शेख चिल्ली तुरंत घोड़ी से उतर गया और अपनी बेगम से भी घोड़ी से उतर जाने को कहा। अब दोनों घोड़ी के साथ पैदल चलने लगे। अभी वे थोड़ी दूर ही गए थे कि फिर एक आदमी ने कहा, हद हो गई मूर्खता की। अरे भाई, जब तुम्हारे पास घोड़ी है तब पैदल क्यों चल रहे हो? घोड़ी पर सवार होकर क्यों नहीं जाते? शेख चिल्ली ने घोड़ी को वहीं छोड़ दिया और रजिया बेगम के साथ पैदल ही यह कहते हुए ससुराल की राह पर चलने लगा, नहीं चढ़ना हमें घोड़ी पर, शेख की नौकरी। जब शेख चिल्ली ने सबसे न्यारा झूठ बोला और अपने मालिक जमींदार की बेइज्जती करके भी उससे इनाम हासिल कर लिया। शेख चिल्ली की गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी लगी। उसे जमींदार शेख मुर्तुजा का निजी सलाहकार नियुक्त किया गया था। उसका काम था जमींदार के हर हुक्म का बिना मीनमेख निकाले अक्षरश पालन करना। साथ ही यह भी सख्त हिदायत थी कि हुक्मोदूली और काम के प्रति लापरवाही रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक दिन शेख मुर्तुजा ने आदेश दिया, शेख चिल्ली, सामने जो सफेद घोड़ा बंधा है उसे ले जाकर पानी दिखा लाओ। शेख चिल्ली घोड़ा तालाब पर ले गया और उसकी परिक्रमा करवाकर घोड़े को वापस लाकर बोला, हुजूर, घोड़े ने जी भरकर पानी का दीदार कर लिया है। जमींदार ने देखा कि घोड़ा जीभ निकालकर हाँफ रहा है। उसने शेख चिल्ली ने पूछा, तुम तो इसे पानी पिलाने ले गए थे, क्या इसने पानी नहीं पिया? हुजूर, आपने पानी दिखाने की आज्ञा दी थी, पिलाने की नहीं।
मैं तो आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, शेख चिल्ली मासूमियत से बोला। शेख मुर्तुजा ने माथा पीट लिया। हिदायत देते हुए कहा कि कारण और परिणाम को समझकर ही सारे काम करना चाहिए। दूसरे दिन शेख चिल्ली से जमींदार ने कहा, मेरी बेगम की तबीयत खराब है, जरा जाकर हकीम को बुला लाओ। कुछ देर बाद शेख चिल्ली हकीम के साथ लौटा। हकीम नब्ज टटोलकर देखने लगा। वो अभी किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचा था कि एक ताबूत उठाए 4 लोग आए। एक नौकर लोबान और अगरबत्तियां लेकर वहीं आकर खड़ा हो गया। हकीम ने अभी कुछ दवाइयां निकालकर बेगम को दी ही थीं कि 6 आदमी कुदाल और फावड़ा लेकर वहां आ गए और शेख चिल्ली ने उन्हें भी कमरे से बाहर खड़ा कर दिया। दवा के असर से बेगम को राहत मिली। शेख मुर्तुजा कमरे से बाहर आए और शेख चिल्ली से पूछा कि यह सब माजरा क्या है। शेख चिल्ली बोला, कल हुजूर ने ही तो फरमाया था कि अच्छा मुलाजिम वह होता है जो काम के कारण और उसके परिणाम को समझकर उससे जुड़े सारे काम निपटा दे। मैं तो वही कर रहा हूँ हुजूर। आपने हकीम साहब को बुलवाया क्योंकि बेगम बीमार थीं। यदि हकीम की दवा काम न करती तो बेगम की मौत हो जाती, इसलिए मैंने ताबूत, कब्र खोदने वाले आदि का इंतजाम भी हकीम साहब को बुलाने के साथ कर लिया था। जमींदार गुस्से से भुनभुनाता रह गया। वह समझ चुका था कि इस आदमी को नसीहत न देना ही बेहतर है। इसी तरह एक दिन वक्त काटने के लिए शेख मुर्तुजा ने अपनी बैठक में सभी मुलाजिमों को बुलाया। फिर उसने गप्पबाजी की चर्चा छेड़ दी। तभी शेख मुर्तजा ने झूठ बोलने की एक प्रतियोगिता बैठे बैठे ही आयोजित कर ली। उसने घोषणा की कि सबसे शानदार झूठ बोलने वाले को वह उम्दा मकान देगा। एक मुलाजिम बोला, मैं एक बार जंगल में आदिवासियाएं की बस्ती में रात बिताने के लिए गया। एक झांपड़ी के दरवाजे पर भैंसों से भी बड़ी चींटियां बंधी थीं। सुबह मुझे झोपड़ी वाले ने चींटी का दूध दिया। वह भैंस के दूध से भी उम्दा था। शेख मुर्तुजा ने कहा, इसमें झूठ क्या है? इस दौर में यह संभव है। एक अन्य मुलाजिम ने गप हाँकी, शेख साहब, मैं एक दिन जंगल में राह भटक गया और पहाड़ की तलहटी तक चला गया जहां बड़े बड़े सुरंग थे। उन सुरंगों से मैंने ऐसे चूहे निकलते देखे जो हाथी से भी बड़े थे। शेख ने फिर से वही बात दोहराई, यह भी संभव है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह चूहों को हाथी का कद दे दे। किसी ने तरबूज के आकार का अंगूर बताया तो किसी ने बिल्ली जितने बड़े हाथी की बात की। किसी ने पलंग सहित आकाश में उड़ने की चर्चा की तो किसी ने पेड़ उखाड़कर चीते के शिकार की। पर किसी भी झूठ से शेख मुर्तुजा प्रभावित न हो पाया। अंत में शेख चिल्ली अपने स्थान से उठा और बोला, भाइयों, यह जमींदार परले दर्जे का मूर्ख है। इसको इसकी जमींदारी से बेदखल कर देना चाहिए। जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी म्यान से तलवार खींच ली और कहा, खामोश। शेख चिल्ली क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? शेख चिल्ली ने अदब से कहा, हुजूर, मौत नहीं बुला रहा हूं, मैं तो सबसे न्यारा झूठ बोल रहा हूं। उसकी बात सुनते ही जमींदार हंस पड़ा और उसे पुरस्कार का हकदार घोषित कर दिया। शेख चिल्ली चले चोरों के संग चोरी करने। एक बार अंधेरी रात में मियां शेख चिल्ली अपने घर की ओर चले जा रहे थे। तभी अचानक उनके पास से 4 चोर गुजरे। चुपचाप दबे पांव आगे बढ़ रहे चोरों के पास जाकर मियां शेख चिल्ली ने उनसे पूछा कि आप सब इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? चोरों ने सोचा कि मियां शेख चिल्ली भी उन्हीं की तरह कोई चोर है और साफ साफ बता दिया कि हम चोर हैं और चोरी करने जा रहे हैं। मियां शेख चिल्ली को ख्याल आया कि इन लोगों के साथ चला जाता हूं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। यही सोचकर उन्होंने चोरों को कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। पहले तो चोरों ने मियां शेख चिल्ली को मना कर दिया, पर बार बार मिन्नतें करने पर उन्होंने उन्हें भी साथ ले लिया।
चोरों ने एक रिहायशी इलाके में बने आलिशाना मकान में चोरी करने का फैसला किया, जिसमें एक अकेली बुढ़िया रहती थी। और फिर चारों घर के अंदर घुस गए और उनके पीछे पीछे मियां शेख चिल्ली भी हो लिए। चोरों ने उन्हें हिदायत दी कि जैसा हम कहें वैसा ही करना और हमेशा छुपे रहना। घर के अंदर आते ही चारों चोर पैसों, गहनों और अन्य कीमती चीजों की खोज में लग गए। मियां शेख चिल्ली की यह पहली चोरी थी और वो काफी उत्साहित थे। उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी घर में कुछ कीमती सामान ढूंढता हूं और चोरों का हाथ बटाता हूं। खोज करते करते मियां शेख चिल्ली घर के रसोई घर पर जा पहुंचे। वहां से खीर पकने की खुशबू आ रही थी। मियां शेख चिल्ली के मुंह में पानी आ गया। चोरी करने का ख्याल अब उनके दिमाग से पूरी तरह से जा चुका था। अब उन्हें किसी भी कीमत पर वह पक रही खीर खानी थी। मियां शेख चिल्ली दबे पांव चूल्हे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहीं पास ही में एक बुढ़िया कुर्सी पर बैठी थी, जो शायद खीर पकाते पकाते सो गई थी। खीर के ख्यालों में खोए मियां शेख चिल्ली भूल ही गए कि वो एक चोर हैं। उन्होंने फटाफट एक प्लेट में खीर निकाली और मजे से खाने लगे। वो खा ही रहे थे कई तभी अचानक कुर्सी पर सो रही बुढ़िया का हाथ सीधा होकर कुर्सी से बाहर की ओर लहरा गया। मियां शेख चिल्ली को लगा कि बेचारी बुढ़िया भूखी होगी, इसीलिए हाथ बांधा कर खीर मांग रही है। इसी नेक सोच के साथ उन्होंने पतीले से एक प्याला खीर भरकर बुढ़िया के हाथ में रख दिया। गरम खीर के प्याले की तपन से सो रही बुढ़िया तिलमिला उठी और चोर चोर चिल्लाने लगी। चिल्लम चिल्ली होने पर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। मियां शेख चिल्ली और चोर बाहर नहीं भाग सकते थे, सो घर में ही इधर उधर छुप गए। जल्द ही एक चोर पकड़ा गया। लोग उसे मार मार कर सवाल जवाब करने लगे। तू यहाँ क्यों आया था? ऊपर वाला जाने। तूने क्या क्या चुराया? ऊपर वाला जाने। इस तरह लोग कुछ भी पूछते, चोर यही कहता कि ऊपर वाला यानी अल्लाह जाने। लोगों ने सोचा कि चलो जाने दो, भले चोर है लेकिन हर बात में अल्लाह को तो याद करता है। लेकिन तभी धड़ाम से आवाज आई। मियां शेख चिल्ली जो ठीक ऊपर दूछत्ती में छुपे थे नीचे कूद पड़े और चोर को थप्पड़ जड़ते हुए बोले, सारा कर्म तुमने और तुम्हारे 3 साथियों ने किया, लेकिन हर बात में तू मेरा नाम लगा दे रहा है। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। भाइयों मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस ऐसे ही इनके साथ हो लिया था। फिर क्या था? लोगों ने बाकी तीनों चोरों को भी खोजा और उनकी धुनाई करने लगे और मौके का फायदा उठाते हुए मियां शेख चिल्ली पतली गली से निकल लिए। मियां शेख चिल्ली चले लकड़ियां काटने। एक बार मियां शेख चिल्ली अपने मित्र के साथ जंगल में लकड़ियां काटने गए। एक बड़ा सा पेड़ देखकर वह दोनों दोस्त उस पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गए। मियां शेख चिल्ली अब लकड़ियां काटते काटते लगे अपनी सोच के घोड़े दौड़ने। उन्होंने सोचा कि मैं इस जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काटूंगा। उन लकड़ियों को बाजार में अच्छे दामों में बेचूंगा। इस तरह मुझे काफी धन लाभ होगा। इस काम से मैं कुछ ही समय में अमीर बन जाऊंगा। फिर लकड़ियां काटने के लिए ढेर सारे नौकर रख लूंगा। काटी हुई लकड़ियों से फर्नीचर का बिजनेस शुरू करूंगा। कुछ ही दिनों में मैं इतना समृद्ध व्यापारी बन जाऊंगा कि नगर का राजा मुझसे राजकुमारी का विवाह करवाने के लिए खुद सामने से राजी हो जाएगा। शादी के बाद हम घूमने जाएंगे और एक सुंदर सी बागीचे में राजकुमारी अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएंगी। कयालों में खोए हुए मियां शेख चिल्ली ऐसा सोचते सोचते पेड़ की डाल छोड़कर सचमुच राजकुमारी का हाथ थामने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लगते हैं। तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ते हैं। ऊंचाई से गिरने पर मियां शेख चिल्ली के पैर की हड्डी टूट जाती है और साथ साथ उनके बिना सिर पैर के ख्याली सपने भी टूटकर बिखर जाते हैं। शेख चिल्ली की चिट्ठी। एक बार मियां शेख चिल्ली के भाई बीमार पड़ गए।
इस बात की खबर पाते ही मियां शेख चिल्ली ने अपने भाई की खैरियत पूछने के लिए चिट्ठी लिखने की सोची। पूर्व काल में डाक व्यवस्था और फोन जैसी आधुनिक सुविधाएं थी नहीं, तो खत और चिट्ठियां मुसाफिर लोगों के हाथों ही भिजवाई जाती थीं। मियां शेख चिल्ली ने अपने गांव में नाई से चिट्ठी पहुंचाने को कहा, पर उनके गांव का नाई चिट्ठियां पहुंचाने वाला पहले से ही बीमार चल रहा था, सो उसने मना कर दिया। गांव में फसल पकी होने के कारण दूसरे अन्य नौकर या मुसाफिर का मिलना भी मुश्किल हो गया। तब मियां शेख चिल्ली ने सोचा कि मैं खुद ही जाकर भाई जान को चिट्ठी दे आता हूं। अगले ही दिन सुबह सुबह मियां शेख चिल्ली अपने भाई के घर रवाना हो गए। शाम तक वह उसके घर भी पहुंच गए। घर का दरवाजा खटखटाने पर उनके बीमार भाई तुरंत बाहर आए। मियां शेख चिल्ली ने उन्हें चिट्ठी पकड़ाई और उल्टे पांव वापस अपने गांव की ओर लौटने लगे। तभी उनके भाई उनके पीछे दौड़े और उन्हें रोककर बोले, तू इतनी दूर से आया है तो घर में तो आ, मुझसे गले तो मिल। नाराज है क्या मुझसे? यह बोलकर भाई साहब मियां शेख चिल्ली को गले लगाने आगे बढ़े। तभी मियां शेख चिल्ली ने अपने भाई से दूर हटते हुए कहा कि मैं आपसे नाराज बिल्कुल नहीं हूं, पर यह तो मुझे चिट्ठी पहुंचाने वाला नाई मिल नहीं रहा था, इसलिए आपकी खैर खबर पूछने की चिट्ठी देने मुझे खुद आपके गांव तक यहां आना पड़ा। मियां शेख चिल्ली के भाई ने समझाया कि अब तुम आ ही गए हो तो 2-4 दिन रुक कर जाओ। इस बात पर मियां शेख चिल्ली का पारा चढ़ गया। उन्होंने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, भाईजान आप तो अजीब इंसान हैं। आपको यह बात समझ नहीं आती कि मैं यहाँ नाई का फर्ज अदा करने आया हूँ। मुझे आपसे मिलने आना होता तो मैं खुद चला आता, नाई के बदले थोड़े ही आता है। शेख चिल्ली को अपने खेत में हल चलाने का काम सौंपा गया। उसने सोचा, यह तो बहुत मेहनत का काम है, क्यों न मैं कुछ ऐसा करूं कि बिना मेहनत किए ही फसल उग जाए। वह खेत में गया और खुदाई करने के बजाय एक जगह बैठकर सपना देखने लगा। उसने सोचा, अगर मैं खेत में हल चलाऊंगा तो बीज बोऊंगा, बीज बोऊंगा तो फसल उगेगी, फसल उगेगी तो उसे बेचूंगा, पैसे आएंगे तो मैं शहर जाऊंगा और खूब सारे अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगा। उसने सोचा कि जब वह अच्छे कपड़े पहनकर शहर में घूमेगा तो सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। किसी धनी व्यापारी की बेटी उसे देखकर उसकी प्रशंसा करेगी और उससे शादी करना चाहेगी। फिर वह और उसका ससुराल उसे ढेर सारा धन देगा और वह अमीर हो जाएगा। शेख चिल्ली इतना खो गया था कि उसने सोचा कि अब उसके पास बहुत धन आ गया है और वह शान से चल रहा है। तभी उसने अचानक जोर से पैर हिलाया, जैसे कि किसी ने उसकी शान को चुनौती दी हो। लेकिन वह यह भूल गया था कि वह असलियत में खेत में बैठा था। उसके पैर का झटका इतना जोरदार था कि वह गड्ढे में गिर गया जहां उसे हल चलाना था। शेख चिल्ली की यह हालत देखकर गांव वाले हंस पड़े। उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ शेख चिल्ली? इतने सपनों में खो गए कि गड्ढे में गिर गए? शेख चिल्ली उठते हुए बोला, अरे मैं तो बस सोच रहा था कि अमीर बनने के बाद मैं क्या क्या करूंगा, लेकिन लगता है अभी मेहनत ही करनी पड़ेगी। गांव वाले हंसते हुए बोले, सपने देखना अच्छा है शेख चिल्ली, लेकिन सपने तभी सच होते हैं जब हम मेहनत भी करते हैं। शेख चिल्ली ने इस बात को समझ लिया और उसी दिन से मेहनत से काम करने लगा। हालांकि उसकी सपने देखने की आदत कभी नहीं गई, लेकिन अब वह समझ गया था कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी जरूरी है। एमपी। इस तरह शेख चिल्ली की यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना मेहनत के सपने देखना हमें गड्ढे में गिरा सकता है, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो वही सपने हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। एक बार की बात है, शेख चिल्ली के हाथ अचानक कुछ पैसे लग गए। उसने सोचा, अब तो मैं कुछ बड़ा काम करूंगा।
क्यों न इन पैसों से मुर्गियां खरीद लूं। मुर्गियां अंडे देंगी, अंडों से और मुर्गियां होंगी, और फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। यह सोचकर शेख चिल्ली बाजार गया और कुछ मुर्गियां खरीद लाया। वह बहुत खुश था और पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि इन मुर्गियों से वह कितना पैसा कमाएगा। घर पहुंचकर उसने मुर्गियों को एक टोकरी में रख दिया और उसे अपने सिर पर रखकर आराम से लेट गया। जैसे ही वह लेटा, उसके सपने फिर से शुरू हो गए। उसने सोचा, जब इन मुर्गियों से बहुत सारे अंडे होंगे तो मैं उन्हें बेचूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। फिर मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। उस घर में सुंदर बगीचा होगा और एक बड़ा झूला भी होगा। जब मैं झूले पर झूलूंगा तो पूरा गांव मुझे देखने आएगा। सब लोग मुझसे ईर्ष्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। शेख चिल्ली इतना खो गया कि उसने सोचा, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो किसी की परवाह नहीं करूंगा। अगर कोई मुझसे कुछ पूछेगा या कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उसे अपने सिर से हटा दूंगा। ऐसे यह सोचते हुए उसने सिर जोर से झटका और टोकरी उसके सिर से गिर गई। सभी मुर्गियां इधर-उधर भागने लगीं और अंडे टूट गए। शेख चिल्ली का सपना एक पल में चकनाचूर हो गया। जब उसने देखा कि उसके सारे अंडे टूट गए हैं और मुर्गियां भाग गई हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, अरे, मैं तो सपनों में ही खो गया था। अगर मैंने ध्यान दिया होता तो ये सब नहीं होता। शेख चिल्ली की यह हालत देखकर गांव वाले हंस पड़े और बोले, शेख चिल्ली, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्हें पूरा करना है तो हमें सच्चाई से भी जुड़कर रहना होगा। शेख चिल्ली ने उनकी बात मान ली और सोचने लगा कि आगे से वह सिर्फ सपने नहीं देखेगा, बल्कि उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी करेगा। इस तरह शेख चिल्ली ने एक और मजेदार लेकिन महत्वपूर्ण सबक सीखा कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक अकबर के मन में शरारत सूझी और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत चालाक हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप जैसा महान और समझदार राजा कभी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। अकबर को बीरबल की इस बात में दिलचस्पी आई और उन्होंने कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम मुझे कैसे बेवकूफ बनाते हो। कुछ दिन बीते और एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके पास एक ऐसा अनमोल हीरा है जो दुनिया में सबसे कीमती है। क्या मैं उसे देख सकता हूं? अकबर ने गर्व से कहा, बिल्कुल बीरबल, वह हीरा वाकई बहुत अनमोल है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें खजांची से इजाजत लेनी होगी। बीरबल ने इजाजत ली और खजांची से उस अनमोल हीरे को दिखाने की गुजारिश की। खजांची ने हीरा निकाला और बीरबल को दिखाया। बीरबल ने उसे बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, यह वाकई बहुत कीमती है, लेकिन इसके असली मूल्य का पता तभी चलेगा जब इसे 2 हिस्सों में बांटा जाए। खजांची और सभी दरबारियों ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। खजांची ने कहा, बीरबल, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा करना मूर्खता होगी। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, अगर आप इस हीरे को 2 हिस्सों में बांट दें तो आप देखेंगे कि इसका मूल्य और भी बढ़ जाएगा। अकबर को बीरबल की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल ऐसा क्यों कह रहे हैं। आखिरकार अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हारा यही मानना है तो मैं इस हीरे को बांटने के लिए तैयार हूं। जब हीरे को बांटने का समय आया, बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने यह सुझाव इसलिए दिया था ताकि आप देख सकें कि यह कितनी बड़ी मूर्खता होगी।
लेकिन अगर आप सच में इसे 2 हिस्सों में बांट देंगे तो इसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने वाकई मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन यह समझदारी से भरा सबक था। तुमने यह साबित कर दिया कि कभी कभी किसी चीज की सच्ची कीमत समझने के लिए हमें उसे तोड़ने की जरूरत नहीं होती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश तो की, लेकिन अंत में यह साबित हुआ कि आप बहुत समझदार हैं और आपसे कोई भी चालाकी नहीं कर सकता। अकबर ने बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की तारीफ की और कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी और चतुराई से अकबर को एक मजेदार सबक सिखाया, जिसे सुनकर दरबार के सभी लोग हंस पड़े। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि इस शहर में सबसे बेवकूफ व्यक्ति कौन है। क्या तुम मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह काम थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन बीरबल ने शहर के सभी मुख्य रास्तों पर यह संदेश भिजवाया कि जो भी सबसे बेवकूफ व्यक्ति होने का दावा करेगा, उसे बादशाह अकबर से इनाम मिलेगा। यह सुनकर शहर के कई लोग अपने अपने तरीके से खुद को बेवकूफ साबित करने की कोशिश करने लगे, लेकिन बीरबल को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो वाकई बेवकूफ हो। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने पूरे शहर में खोज की, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो वाकई बेवकूफ हो। लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, सुनाओ, क्या कहानी है? बीरबल ने शुरू किया, जहां पनाह, एक दिन एक आदमी सड़क पर चल रहा था। अचानक उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इस सिक्के को पाकर वह कितना अमीर हो जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं इस सिक्के को लोगों को दिखाऊंगा तो वे मुझसे इसे छीन लेंगे। इसलिए उसने उस सिक्के को अपनी जेब में डाल लिया और तेजी से घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे भूख लगी और वह एक खाने की दुकान पर रुका। उसने दुकानदार से कुछ खाने को कहा और जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो उस आदमी ने सोने का सिक्का निकाला और कहा, मुझे खाना दे दो और बाकी पैसे लौटाओ। दुकानदार ने सिक्का देखा और उसे रख लिया, लेकिन उसने कहा, सिक्के का कोई बाकी नहीं है। आदमी ने सोचा कि दुकानदार उसे बेवकूफ बना रहा है। उसने गुस्से में सिक्का दुकानदार से वापस लिया और कहा, अगर ऐसा है तो मैं इस सिक्के से सिर्फ एक रोटी खरीदूंगा। उसने रोटी खरीदी और चला गया। कुछ दिन बाद उसने वही सोने का सिक्का किसी और दुकानदार को दिखाया और कहा, इससे मुझे कुछ और खाने को दे दो, लेकिन इस बार भी उसे कोई बाकी नहीं मिला। अब वह आदमी परेशान हो गया और सोचने लगा कि वह क्या करे। अंत में उसने वह सिक्का नदी में फेंक दिया और कहा, यह सिक्का मेरे किसी काम का नहीं, और इस तरह उसने अपनी मूर्खता में अमूल्य सोने का सिक्का खो दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह आदमी सचमुच बेवकूफ था। लेकिन इस कहानी का मतलब क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इस कहानी का मतलब यह है कि कभी कभी हम अपनी मूर्खता में अनमोल चीजों को भी व्यर्थ समझकर खो देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि हम इसे पहचान भी नहीं पाते। अकबर ने बीरबल की इस कहानी का मर्म समझा और कहा, तुम्हारी इस कहानी से मुझे यह समझ आया कि असली बेवकूफ़ी क्या होती है। और तुमने यह भी साबित कर दिया कि बेवकूफ़ ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी मूर्खता को समझ नहीं पाता। इस तरह बीरबल ने एक साधारण कहानी के जरिए अकबर को यह सिखा दिया कि असली मूर्खता का पता लगाना कितना कठिन है, और अकबर ने भी इस कहानी से एक गहरी सीख ली। पेट के चूहे का इलाज खोजा गांव-गांव में घूमकर लोगों की बीमारियों का इलाज था। हुनरमंद तो वह था ही,
उसकी बताई दवाइयाँ इतनी सस्ती होती थी कि गरीब से गरीब आदमी भी उन्हें खरीद सकता था। यही नहीं, खोजा अक्सर दवाई का नाम या कोई ऐसी जड़ी बूटी खाने की सलाह देता था जो आसानी से कहीं भी किसी भी मुल्क में मिल सकती थी। कई बार खोजा मरीजों को बिना दवाई के ही ठीक कर देता था। दरअसल वह मरीज को देखते ही जान जाता था कि वह किस बीमारी का शिकार है, या ज्यादा मेहनत करने की वजह से या कम भोजन मिलने की वजह से उसका शरीर रोगियों जैसा हो गया है। ऐसे मरीजों को दवाई न देकर आराम करने या पूरी खुराक खाने की सलाह देता था, और जाहिर है कि मरीज बिना कोई दवाई खाए तंदुरुस्त हो जाते थे। खोजा की हकीमी से सस्ती सामग्री से बनी दवाइयों को महंगे दामों पर बेचने वाले कुछ रईस लोग बेहद नाराज थे। खोजा जब भी किसी गांव का चक्कर लगा जाता था, वहां उनकी दवाइयों की बिक्री न के बराबर रह जाती थी। वे सब लोग खोजा को ठिकाने लगाने की फिराक में रहा करते थे। उनकी दिली इच्छा थी कि खोजा की दवाई खाने से कोई बीमार अल्लाह को प्यारा हो जाए, ताकि वे इस बात का ढिंढोरा पीटकर खोजा को बदनाम कर सकें। यह उनका दुर्भाग्य ही था कि ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी। खोजा की बताई दवाई खाकर भले चंगे तो बहुत होते देखे गए, लेकिन ऐसा कभी देखने में तो दूर सुनने में भी नहीं आया कि खोजा की दवाई खाने के बाद कोई अल्लाह को प्यारा हुआ हो। अलबत्ता लोग ज्यादा दिन तक अस्वस्थ भी नहीं रहते थे। आखिर एक रईस ने खुद खोजा को बदनाम करने की योजना बनाई। वह बीमार बनकर खोजा के पास पहुंचा और बोला, खोजा, कल रात में जब मैं सो रहा था तो अचानक एक चूहा मुंह के रास्ते मेरे पेट में चला गया। इसका क्या इलाज है? खोजा ताड़ गया कि यह रईस बीमारी का इलाज जानने के लिए नहीं, उसे हैरान करने आया है। फिर भी खोजा ने उसे इलाज बताने से पहले डपट लगाई, तुम भी कैसे बेवकूफ हो सेठ जी। खैर, आपसे जो मूर्खता हो गई सो हो गई। वैसे इसका इलाज बड़ा आसान है। आप अंदर चलकर बिस्तर पर लेट जाओ। जितना संभव हो मुंह खोलकर लेटना। मैं अभी एक बिल्ली मंगवाता हूं। वह जरूर तुम्हारे पेट के चूहे को खा जाएगी। मेरी समझ से तो आपकी बीमारी का दूसरा कोई इलाज नहीं है। यह सुनना था कि सेठ एकदम बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और सरपट अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया, जिसने अकबर से शिकायत की कि उसके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है और वह इसके कारण बहुत परेशान है। वह जानना चाहता था कि उसकी इस समस्या का समाधान क्या है। अकबर ने उसकी समस्या को सुनकर अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का समाधान निकालो ताकि यह फिर से अपने व्यापार में सफल हो सके। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर व्यापारी से कहा, आपको एक काम करना होगा। आप 3 दिन तक अपने व्यापार के काम से पूरी तरह दूर रहिए और इस दौरान अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। व्यापारी ने बीरबल की बात मान ली। उसने 3 दिन का समय लिया और अपने व्यापार से संबंधित किसी भी काम में हाथ नहीं लगाया। इस दौरान उसने अपने परिवार, दोस्तों और खुद के साथ समय बिताया। उसने महसूस किया कि वह पिछले कई महीनों से अपने व्यापार में इतना डूबा हुआ था कि वह अपने निजी जीवन की खुशियों को पूरी तरह से भूल गया था। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में पैसे और व्यापार के अलावा भी बहुत कुछ है जिसका आनंद लेना वह भूल गया था। तीसरे दिन के अंत में व्यापारी वापस दरबार में आया और बीरबल से मिला। उसने कहा, मंत्री जी, इन 3 दिनों में मैंने वह पाया जिसे मैं अब तक नजरअंदाज कर रहा था। मेरा जीवन केवल व्यापार तक सीमित हो गया था और मैं खुशियों को भूल चुका था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि व्यापार और जीवन के अन्य पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही आपकी समस्या का समाधान है।
जब आप अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखते हैं और हर चीज को उसकी सही जगह पर रखते हैं, तो आपका मन शांत रहता है और आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। अब जब आप इस समझ के साथ अपने व्यापार में लौटेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। व्यापारी ने बीरबल की इस सलाह को अपना मंत्र बना लिया। वह अपने व्यापार में वापस लौटा और अब वह अपने काम के साथ साथ अपने जीवन के अन्य हिस्सों को भी महत्व देने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और उसे फिर से मुनाफा होने लगा। लेकिन इस बार उसने समझ लिया था कि केवल पैसे कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन के हर पहलू का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस घटना के कुछ महीने बाद व्यापारी ने बीरबल के पास आकर अपनी सफलता की कहानी सुनाई और कहा, बीरबल जी, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अपने काम के साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी समय बिताता हूँ। इस संतुलन ने मुझे खुशहाल बना दिया है और मेरा व्यापार भी बेहतर हो गया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह सब आपकी समझ और आपके जीवन में संतुलन की महत्ता को पहचानने का नतीजा है। जब तक हम जीवन के हर पहलू को संतुलित नहीं करेंगे, तब तक सच्ची सफलता और खुशी पाना मुश्किल है। बादशाह अकबर भी यह सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान हो। सचमुच जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी कला है, और जो इस कला में माहिर हो जाता है, वह हमेशा सफल रहता है। इस प्रकार बीरबल की समझदारी ने न केवल उस व्यापारी का जीवन बदला, बल्कि दरबार के सभी लोगों को भी यह सीख दी कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद दरबार में और भी लोग बीरबल की सलाह लेने आने लगे, और बीरबल ने हर किसी को यही समझाया कि सच्ची सफलता वही है जो संतुलन से हासिल की जाए। एक दिन अकबर के दरबार में एक धोबी अपनी शिकायत लेकर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वह बीरबल की ओर इशारा करते हुए बोला, जहांपनाह, बीरबल के कारण मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके घर से एक कुत्ता मेरे धोबी घर में घुस आया और मेरे कपड़े खराब कर दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझे 2000 रुपए का नुकसान हुआ है और मैं चाहता हूं कि बीरबल इसे चुकाए। अकबर बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और गंभीरता से कहा, बीरबल, यह बहुत गंभीर आरोप है। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? बीरबल ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, यह सच है कि धोबी के यहाँ एक कुत्ता गया था, लेकिन यह मेरा कुत्ता नहीं था। फिर भी मैं इस मामले को स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम अपनी बात रखो। बीरबल ने धोबी से पूछा, धोबी, जब तुम्हारा काम चल रहा था, तब क्या तुम्हारे धोबी घर का दरवाजा बंद था? धोबी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, दरवाजा बंद था। बीरबल ने फिर पूछा, तो कुत्ता अंदर कैसे आया? धोबी ने घबराकर कहा, वह शायद खिड़की से घुसा होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर दरवाजा बंद था और खिड़की से कुत्ता अंदर आया, तो यह साफ है कि कुत्ता किसी खाने की चीज की तलाश में था। और अगर ऐसा था, तो तुम्हारे धोबी घर में कुछ खाने का सामान रखा होगा। धोबी ने तुरंत कहा, नहीं, मेरे धोबी घर में कोई खाने की चीज नहीं थी। बीरबल ने फिर कहा, तो फिर कुत्ता कपड़े क्यों खराब करता? वह तो सिर्फ खाने की तलाश में होगा। अगर वहां खाने की कोई चीज नहीं थी, तो वह बिना किसी नुकसान के वापस चला जाता। धोबी ने कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जहांपनाह, यह स्पष्ट है कि धोबी की लापरवाही के कारण ही कुत्ता अंदर घुसा और उसने कपड़ों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन मैं इस मामले को और साफ करना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाते हुए बीरबल को आगे बोलने का संकेत दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह,
अगर इस धोबी का दावा है कि उसने 2,000 रुपए का नुकसान उठाया है, तो उसे यह साबित करना होगा कि उसने इतनी ही कीमत के कपड़े खराब हुए हैं। साथ ही उसे यह भी साबित करना होगा कि कुत्ता वास्तव में मेरे घर से आया था। धोबी अब पूरी तरह से चुप हो गया था। उसे समझ में आ गया था कि बीरबल की बुद्धिमानी के आगे उसकी चालाकी काम नहीं आएगी। उसने कहा, जहां पनाह, मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं। यह सच है कि मैंने गुस्से में आकर यह सब कहा था। वास्तव में मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।